हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि नागरिक शास्त्र में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल वाटिका सिंह एंड डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। तो पहले मैं बता दूं कि ये पाठ्य योजना क्या होता है। ये पाठ्य योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो, उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने फर्स्ट लिखा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट पीरियड हमको मिला है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है या पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है, ये पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। यहाँ पे हमारा प्रकरण है ग्रामीण रहन सहन। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप नागरिक शास्त्र सिविक्स की 20 से 35 पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने नागरिक शास्त्र की 20 से 35 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों को नागरिक शास्त्र के विषय में रुचि जागृत कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को ग्रामीण रहन सहन के विषय में जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में ग्रामीण रहन सहन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि जागृत हो सकेगी। चौथा पॉइंट है छात्रों में ग्रामीण रहन सहन के नीतियों के विषय में जांच कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों में ग्रामीण रहन सहन विधेयात्मक अभिवृद्धि विकसित हो सकेगी। छठा पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र अपने नागरिक जीवन के अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करते समय इस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सातवां पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र ग्रामीण रहन सहन का सही प्रयोग जान सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको मैक्सिमम 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्र ग्रामीण रहन सहन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ग्रामीण रहन सहन के विषय में प्रत्याशमन कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्र ग्रामीण रहन सहन व उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ग्रामीण रहन सहन का चयन कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्र ग्रामीण रहन सहन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ग्रामीण रहन सहन के प्रति अपने भाव व विचार प्रकट करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है।
बच्चों को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने के दौरान कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आप जिन सामग्री का उपयोग करके बच्चों को वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को वह टॉपिक समझाते हैं, क्लियर करते हैं, वही सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, चांपा, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि ये पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, छात्र ग्रामीण रहन सहन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं यह बताऊं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। ये जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसमें ये जो प्रस्तावना प्रश्न का मतलब होता है, प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकें। प्रस्तावना प्रश्न, छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हमें लगभग 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, हमारे देश का क्या नाम है? तो छात्र आंसर देते हैं, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो छात्र आंसर देते हैं, भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन छात्रों से है, गांव के रहन सहन को किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, गांव के रहन सहन को ग्रामीण रहन सहन के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, क्या आप सब ग्रामीण रहन सहन के बारे में जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल भी नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो पहले मैं बता दूं कि ये उद्देश्य कथन क्या होता है। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हैं, बच्चों आज हम ग्रामीण रहन सहन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं शामपट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य तथ्यों को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। भारत एक विशाल देश होने के साथ साथ गांव देश है। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव के लोग भोले भाले होने के साथ साथ सादगी से जीवन यापन करते हैं। रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि बहुत ही सामान्य होता है। ग्रामीण जनसंख्या पूर्वतः कृषि पर आधारित होती है। खेत में जो कुछ भी पैदावार होता है उसी से ये अपना जीवन यापन करते हैं। गांव में रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण जीवन के कई फायदे भी हैं, जिसके कारण पुराने ग्रामीण लोग अपना गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, ग्रामीण जनसंख्या पूर्णतः किस पर आधारित होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, ग्रामीण जनसंख्या पूर्णतः कृषि पर आधारित होती है। हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन छात्रों से है, ग्रामीण
लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, ग्रामीण लोग अपना जीवन यापन खेत में जो कुछ भी पैदावार होता है उसी से ये अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सारी प्रोसेस को दोहराएंगे। आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे व्याख्या करने के लिए। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप व्याख्या करने वाले टॉपिक का नाम लिखते हैं और छात्रा अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। ग्रामीण जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। ग्रामीण जीवन की विशेषताएं 8 होती हैं। पहला कृषि पर आधारित, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा जाति भेद, चौथा पंचांग का उपयोग, पांचवा सादा जीवन, छठा मंद गति से विकास, सातवां गरीबी, आठवां अशिक्षा। ग्रामीण जीवन की समस्याएं, ग्रामीण जीवन की समस्याएं 9 होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। ग्रामीण असुविधाएं, शिक्षा की अभाव, विकास की धीमी रफ्तार, स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध न होने, मौसम की मार, अवैधानिक तत्वों की मौजूदगी, परिवहन के साधनों का अभाव, भौतिक सुविधाओं का अभाव, मनोरंजन के साधनों का अभाव। ग्रामीण जीवन के लाभ फायदे, ग्रामीण जीवन के लाभ निम्नवत हैं, जो निम्नलिखित हैं। शुद्ध प्राकृतिक वातावरण, शुद्ध रसायन युक्त भोजन, त्योहार का सही आनंद, एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर, शहरी भागदौड़ से दूर सुकून की जिंदगी। गाँव में अभी भी भाईचारे का भावना देखी जाती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, ग्रामीण जीवन की विशेषताएं कितनी होती हैं? तो छात्र आंसर देते हैं ग्रामीण जीवन की 8 विशेषताएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, ग्रामीण जीवन की समस्याएं कितनी होती हैं? तो छात्र आंसर देते हैं ग्रामीण जीवन की 9 समस्याएं होती हैं। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, छात्र ग्रामीण रहन सहन के बारे में पढ़कर आएंगे। इस तरह से आप छात्रों को गृहकार्य दे सकते हैं। इस तरह से ईजी और आसानी ढंग से आप नागरिक शास्त्र में पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट करिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पाठ्य योजना में कोई दिक्कत होती है या कोई क्वेश्चन आपके मन में हो जो मुझसे आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे वीडियो को बहुत सारा स्नेह और अपना प्यार दीजिए। आपका मोटिवेशन हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।